प्रोग्राम बदे मुकाबिल में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले जरदारी का केपी और पंजाब में अदम एतमाद लाने का बड़ा ऐलान। मुल्क में सियासी दर्जा हरारत ने सियासी माहौल गर्मा दिया। पंजाब में परवेज इलाही के अलावा और भी ऑप्शन मौजूद होने का दावा। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे हमारे साथ सहाफ़ी और सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक साहब। इसके अलावा बात करेंगे इमरान खान की परवेज इलाही से अहम मुलाकात, असम्बलियों की तहलील पर पीटीआई के अहम फैसले, पंजाब और केपी में तहरीक इंसाफ क्या अपसेट कर सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बिलावल भुट्टो और हिना रब्बानी घर की वजारत खारजा कंगाल, तनख्वाहों के लिए डॉलर्स खत्म, दुनिया भर में पाकिस्तानी सफारत खानों के स्टाफ की तनख्वाहें बंद, पाकिस्तानी सफारती मिशन को नुकसान पहुंचने का खतरा, वजारत खारजा माली बहरान का शिकार क्यों हुआ। एक्सक्लूसिव खबर आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। और क्लासेस साहब, बिफोर वी मूव टूवर्ड्स द पॉलिटिकल सिनेरियो, जिस तरह से वो डेवलप हो रहा है, एक्सक्लूसिव खबर आपके पास है वजारत खारजा के हवाले से। और इसकी डिटेल्स मैं नहीं चाहूंगी कि मैं ही बताऊं, आप बताएं। ये कोशिश तो थी कि आज पॉलिटिकली तौर पर चीज़ें हो रही हैं, इनको फॉलो किया जाए। हमारे पास बड़ी सारी एक्सक्लूसिव स्टोरीज होती हैं। इसका पॉलिटिकल सिचुएशन का ये बड़ा नुकसान हुआ है कि हम वो खबरें, एक्सक्लूसिव स्टोरीज, स्कैम्स अब आना शुरू हो गए, तो हम उनको वो कवर नहीं कर पा रहे हैं, जिसका हमें भी दुख होता है एज ए रिपोर्टर। हमारी तो ये एक्सपर्टीज़ इस रिपोर्टिंग के शौक भी है, पैशन भी है, सारा कुछ है। तो लिहाजा कोशिश करते हैं क्योंकि बड़ी खबर आ जाए तो उसको शेयर करें, कैबिनेट से रिलेटेड और बहुत सारे इशू चल रहे होते हैं। सो आज थोड़ा सा हमने ये फॉर्मेट को ब्रेक करके कि पॉलिटिक्स पे हम पहले जाएँ, वो प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में जाएंगे, वो मैच लगाएंगे, उस पर बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। साहब इमरान खान साहब की पंजाब के हवाले से कुछ चीज़ें हो रही हैं। तो मैं इसलिए चाह रहा था कि पहले ये ख़बर आपके साथ इसको शेयर करें कि जो मेरी स्टोरी है और मेरी कुछ फ़ॉरेन ऑफिस के लोगों से बात भी हुई है, फ़ॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन हैं मुमताज़ बलोच साहब, उनसे भी बात हुई है, स्टेट बैंक को भी हमने अप्रोच किया। कोई स्टोरी बड़ी थी ऑफ कोर्स, वी वांटेड कि तमाम साइड्स का हम ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है कवर कर सकें। स्टोरी ये है कि ये 24 साल बाद फ़ॉरेन ऑफिस की हालत हुई है जो पहले उसमें थी, मई 1998 में थी। आज वही हालत है इसकी। ये जब हमने न्यूक्लियर हमने उस वक्त ब्लास्ट किए थे तो पाकिस्तान पे फौरी तौर पर उस वक्त पाबंदियाँ लग गई थी और हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो ही इन्हीं की हुकूमत थी। वैसे नवाज शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, अल्लाह के फजल से ये भी जो आपकी दफ़ा दे रहा हूँ तो ये भी इन्हीं के खाते में जाने वाली है ये जो चीज़ है। तो उस वक्त उन्होंने फ़ॉरेन ये जो इनके रिजर्व थे, डॉलर्स अकाउंट थे, वो सारे कुछ इन्होंने फ्रीज कर दिए थे। और उस वक्त भी कोई 2-4 महीने तक कहा गया है कि ये जो हमारे मिशंस हैं बाहर पाकिस्तान से, हमारी एम्बेसीज हैं, हमारे स्टाफ हैं या कौंसल वहाँ पे ये कौंसलेट हैं, कोई 120 के करीब बताया जा रहा है, जो मुझे बताया फॉरेन ऑफिस से किसी ने। तो उस वक्त भी इनकी तनख्वाहें जो है ना, कोई 3-4 महीने तक पाकिस्तान पर डॉलर्स नहीं थे, इन्होंने सब कुछ कर दिया था और कोई तनख्वाहें उनको उस वक्त नहीं दी गई थी। अब 24 साल बाद अब वही सिचुएशन हुई है। जो मतलब बड़ी स्टोरी हम आपके साथ ऑन ऑथेंटिसिटी हम ब्रेक कर रहे हैं कि इस वक्त पिछले चंद महीनों से जो पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स हैं, सफ़ीर हैं या स्टाफ है, लोकल है, वहीं लोकल मुराद जो वहीं उन्हीं मुल्कों से ये बाज़ हायर करते हैं या पाकिस्तान से गए हुए जो लोग हैं, उनको तनख्वाहें जो हैं वो नहीं मिल रही क्योंकि तनख्वाहें डॉलरों में मिलनी है और स्टेट बैंक ये इनको बता रहे जी हमारे पास डॉलर इस वक्त नहीं है, हम आपको नहीं दे सकते। पहले ये होता था कि LCs नहीं खुल रही थी, बड़ी इंपॉर्टेंट LC नहीं खुल रही थी, तो उनके लिए भी हमारे पास डॉलर ही नहीं है, पैसे नहीं है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि हमें तनख्वाहें देने के लिए जो बैरून मुल्क हमारे डिप्लोमेट्स हैं, स्टाफ है, उनके लिए भी तनख्वाहें हमारे पास नहीं है। और दरमियान में एक मज़े की खबर उस पर लगी थी, सामने आई थी कि कोई इन्होंने ऑडी गाड़ियाँ मंगवाई हैं कुछ लोगों ने, कोई बड़े लोगों ने, कुछ चंद लोगों के लिए। जब आपके पास अपने डिप्लोमेट्स को देने के लिए पैसे नहीं है, डॉलर्स नहीं है, LC कारोबारी बिजनेसमैन है वो बैठे हुए, वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, उसी वक्त इन्होंने ऑडी गाड़ी जो है बड़ी वेरी आपको पता है इंतहाई उसमें लग्जरी गाड़ी, उनके बारे में कहा गया है 1.2 मिलियन डॉलर्स के करीब की LCs जो है वो भी खोली गई हैं, वो भी इंपोर्ट जो है ना वो हो रही हैं, गाड़ियाँ इंपोर्ट हो रही हैं। वो मतलब खैर है। इससे पहले आपको याद होगा इमरान खान साहब ने, इनके दोस्त जो थे यहाँ पे इन्होंने जो आके चाइना से कुछ 36-37 हज़ार इन्होंने गाड़ियाँ MG जो है ना इन्होंने मंगवाई थी, उसमें भी मिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो इसी तरीके से गए थे। जब हम दुनिया भर से भीख मांग रहे थे, तो सारा हमारी प्रायोरिटीज बता रहा हूँ कि उस वक्त भी गाड़ियाँ मंगवाना अहम थी, अब भी गाड़ियाँ मंगवाना अहम है। खैर, नो कमिंग टू द पॉइंट। सो इस पे इन्होंने यहाँ से जो जाती होती है लिस्ट, उन्होंने स्टेट बैंक ने इनसे लिस्ट मंगवाई कि आप एक काम करें कि अभी इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास, डॉलर जो हैं, तो आप हमें जो सबसे ज़्यादा अहम आपके एम्बेसीज है ना
आप उनके हमें भेजें, हम उनको भेजते हैं पैसे भी। बाकी जो गैर अहम है उनकी खैर है, पता नहीं गैर अहम ने वहाँ पे अपना गुजारा कैसे करना था। अगर भाई उन्होंने कहा गैर अहम उस एम्बेसीज को रहने दें, जो अहम हमारे मिशंस हैं, जो एम्बेसीज हैं, काउंसलेट है, पहले उनका भेजें, उनको पहले तनख्वाह भेज देते हैं, डॉलर जो भी कोई बचे खुचे हैं, और बाकी का हम बाद में देखेंगे। सो इन्होंने उनको कोई लिस्ट बनाकर भेजी फॉरेन ऑफिस ने, अच्छा, ये बड़े अहम हैं। उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, अब इतनी लिस्ट के तो हमारे पास पैसे नहीं है, आप दोबारा इसको रिवाइज करें, फिर देखें इन अहम में से और कितने अहम हैं। उन्होंने दोबारा उस पर बैठे कैलकुलेशन की, इधर उधर कर, उन्होंने फिर उनको लिस्ट भेजी, उस पर भी उन्होंने एतराज़ात किए। उन्होंने कहा भाई इतने भी नहीं है, इतने भी नहीं है हमारे पास, तो मतलब है नहीं है हमारे पास। फिर उन्होंने कहा जनाब कि हमें जो हमारे बड़े स्टेशन हैं, लाइक वाशिंगटन है आपका बड़ा स्टेशन है, आपका यूरोपियन कोई कैपिटल्स हैं वहाँ बड़े स्टेशन हैं आपका, उसके बाद ये हो गया ब्रिटेन हो गया, और एक और हैं जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट, इनको तो भेजें। ये तो ना हो कि बिल्कुल वहाँ पे लोकल स्टाफ को आपने सैलरीज देनी होती है, चले आपको डिप्लोमेट्स हैं, दीगर लोग कहाँ से लाएंगे इधर पैसे लाएंगे। सो उनको तो तनख्वाहें दे रहे हैं, जो मेरी इतला है कि जो बड़े स्टेशन हैं। लेकिन जो चिल्ड्रन ऑफ लेसर गार्ड हैं, जिन गरीबों को किसी ने नहीं सुननी, वो बैठे हुए अल्लाह के सहारे, अब वो कैसे गुजारे कर रहे हैं ये उन्हें पता होगा या किसी और को पता होगा। अब सवाल ये है कि ये चीज़ें हुई कैसे हैं, कैसे इस नतीजे पर पहुंचे कि पाकिस्तान के पास इस वक्त पड़े हुए हैं डॉलर जो हैं वो आपके सऊदी अरेबिया के पड़े हुए हैं, या चाइना के, और शायद मेरा ख्याल यूएई के भी पड़े हुए हैं। अच्छा। लेकिन वो आप दिखा सकते हैं, सूंघ सकते हैं, खा नहीं सकते डिश को। वो सिर्फ आपके रिजर्व्स के मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट उन्होंने रखी हुई, अदरवाइज आपके पास इस वक्त कोई पैसे जो है ना वो नहीं है। तो अब आपके पास हाल ये है कि फौरी तौर पर पाकिस्तान को 5-6 बिलियन डॉलर्स के करीब आपको चाहिए, जिस पे आप अपनी कोई अदायगियां कर सकें, चीज़ें कर सकें। साथ में हम ये सुन रहे हैं, इसाक डार साहब ये कह रहे हैं जनाब के बांड जो वो होने वाले हैं, आपके मैच्योर होने वाले हैं, तो उन पे भी हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। हुकूमत तो ये कह रही है हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे और हम उनको अदायगियाँ भी करेंगे। हालांकि दुनिया भर में कहा जा रहा है कि शायद जो बॉन्ड्स हैं उनके हवाले से अदायगियाँ मशकूक हो रही थी कि शायद पाकिस्तान टाइम पर ना, और ये बड़े कॉस्टली हैं। इस पर हम किसी वक्त स्टोरी करेंगे कि शायद इसाक डार साहब वही वाले हैं जो 2014 में शायद ये लिए गए थे। इस पर हम फिर किसी वक्त बात करेंगे। सो हुकूमत तो इस पर डटी हुई, कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा, पेमेंट्स भी हो रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बिजनेसमैन भी रो रहे हैं, आम आदमी भी रो रहे हैं कि इंपोर्ट चीज़ें नहीं हो रही, एलसी नहीं खुल रही। सो ये पहली दफ़ा बड़ा एक वो है मतलब झटका है कि फॉरेन ऑफिस जो है फिर उनको अप्रोच किया पहले स्टेट बैंक को, जब वहाँ से नहीं हुआ तो फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को उन्होंने कोई समरी वगैरह भेजी है कि हमें ग्रांट दे अप्रूवल को स्पेशल केस के तौर पर। फिर इनके फाइनेंस मिनिस्ट्री से जो है राब्ते हुए, उनसे इन्होंने बात की है, बल्कि फाइनेंस सेक्रेटरी हामिद यकूब साहब, उनसे भी बात हुई है हमारी। और बड़ी मज़े की बात है, मैं इससे पहले कि इन पे जाऊँ, हामिद यकूब साहब की बात करूँ मैं, कि मेरी फॉरेन ऑफिस के उन स्पोक्स पर्सन से बात हुई है, ये जो है मुमताज़ ब्लोच साहिबा जो हैं, शी वॉज़ वेरी काइंड। मैंने पहले कॉल की, रब्ता नहीं हो रहा था, खैर उनकी कॉल आई बाद में। तो उन्होंने मुझे कहा है जनाब कि इस पे मैं आपको कल अपना पॉइंट ऑफ व्यू वर्जन मैं आपको दूंगी इस पे डिटेल से। अच्छा। उन्होंने इसको फौरी तौर पर डिनाई नहीं किया इस बात को कि नहीं ऐसी बात नहीं है, एक होता है ना फ़ौरन कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने कि मैं कल इस पे डिटेल डाटा के साथ आपसे बात करूँगी। फिर मेरे किसी और कोई सीनियर बंदे से बात हुई है वहाँ पर फॉरेन ऑफिस में ही, वो ये कहते हैं येस देयर इज़ एन इशू है, बिल्कुल है, तनख्वाहों के मसले आ रहे हैं। इतना ही मैं इस वक्त मैं बता सकता हूँ, मेरा मकसद को पैनिक क्रिएट करना नहीं है। अब मैं आपको सुनाता हूँ कि फाइनेंस वाले क्या कह रहे हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। फाइनेंस वाले ये कह रहे हैं कि ना आपके ये जो आप स्टोरी कर रहे हैं, हमने बताया उनको ये स्टोरी कर रहे हैं, तनख्वाहें अदा ना करने की खबर जो है ना, उन्होंने कहा हकीकत पर मबनी नहीं है। जरा जहन में रखे, फॉरेन ऑफिस कह रहा है कि देयर इज एन इशू, उनके किसी सीनियर अफसर ने मुझे कंफर्म किया है, और उनके स्पोक्स पर्सन कह रही हैं कि मैं आपको कल मैं डाटा आपको पूरा दूंगी कि किन किन की तनख्वाह, मतलब उनका कहने का ये होगा, उन्होंने तो नहीं कहा कि कहाँ कहाँ पे सैलरीज दी गई हैं, कहाँ पे अभी देनी बाकी हैं, या हमारे क्या हुकूमत के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। वो ये कहते हैं कि वजारत खारजा ने तीसरे क्वार्टर के बजट की एडवांस रिलीज की दरख्वास्त की थी। अच्छा। और उनको वो ये कह रहे हैं कि वजारत खारजा की दरख्वास्त जो है 15 दिन पहले हमने उसको मंजूर कर लिया था, और 10 दिन पहले स्टेट बैंक ने पाकिस्तानी मिशंस को ये सैलरीज या ये रेमिटेंसेज की इजाज़त भी दे दी थी। और वो ये कहते हैं उसमें हामिद यकूब साहब जो है कि तनख्वाहों की अदायगी का फॉरेन एक्सचेंज पर दबाव से कोई तल्लुक नहीं है, क्योंकि ये कोई बड़ी रकम नहीं है। वो ये कहते हैं वजारत ख़जाना ने वजारत खारजा से तनख्वाहों के मसले पर कोई रब्ता नहीं किया, तो वजारत खारजा तनख्वाहों के मामले पर तबसरा करने के लिए हमसे बेहतर पोजीशन में होंगे। उन्होंने ये कहा कि हमारी साइड पे कोई मसला नहीं है, कोई तनख्वाहों का मसला हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप फॉरेन ऑफिस से रब्ता करें, वो आपको बेहतर तरीके से इस मामले पर ये गाइड कर सकेंगे। सो हम उनका वेट कर लेते हैं। लेकिन ये चीज़ अब इस वक्त प्रॉब्लम बनती जा रही है कि पाकिस्तान जो है
कि फौरी तौर पर कहाँ से वो पैसे लाए, अपने आप में बहरा अपने तनख्वाहें भी देनी है, रिजर्व्स हैं वो गिरते जा रहे हैं। एक मैं देख रहा था $500 मिलियन की कोई अभी वो पेमेंट है, ये शायद वो साथ में पाकिस्तान को मिली है, शायद उससे कोई थोड़ा। लेकिन अब हालात जो हैं वो इतने बुरे हो चुके हैं कि ना आपको कोई डॉलर दे रहा है, मतलब सऊदी अरब आपको कब तक आपको दे, सवाल ये है। चाइना आपको कब तक दे। हम तो बैठे निकम्मे नलायक लोग, हम तो आपस में जो मुल्क की हमने हालत कर दी है। True. मतलब उसके बाद चाइनीज भी हंसते होंगे हम पे, सऊदीज भी हंसते होंगे कि जनाब आप घर में आप एक दूसरे का सर खोले हुए हैं, एक दूसरे का आप यहाँ फटोल हो रही है, एक दूसरे को मार पीट कर रहे हैं, आपसे मुल्क अपना चल नहीं रहा। आप लोगों को लीडरशिप इस काबिल ही नहीं है कि बैठ के आपस में कोई मसले हल कर सके, कोई स्टेबिलिटी लेकर आ सके, कोई रेमिटेंसेस बढ़ा सके, कोई आपकी एक्सपोर्ट बढ़ा सके। मतलब डॉलर को आप 240 तक ले गए और आपकी वो जो है आपके एक्सपोर्ट जो बढ़े नहीं, क्योंकि हमारा वो जो बिजनेसमैन है उसके पास कैपेसिटी नहीं है इससे ज़्यादा उसको कैपिटलाइज करने की। उसके आपको याद होगा वो उस पर मेरा $31 अरब तक आप गए हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास कोई फिनिशिंग गुड्स ही नहीं है। ज़्यादा पैसा दुनिया देती है, फिनिशिंग गुड्स पे देते, पैसा तो गिरा दिया आपने। लेकिन इनसे पूछना चाहिए टेक्सटाइल वाले हमारे यहाँ दीगर लोग हैं कि आपने सिर्फ $5 अरब इन्होंने वो किया है, इन्होंने रेज किया है, उस पर इंक्रीज हुआ है इनके एक्सपोर्ट में, और आपने 100% से ज्यादा जो है डॉलर को आपने वो किया है, ऊपर ले गए, रुपीस को डिवैल्यू किया है। सो दुनिया भी तो कहती होगी कि हमने को आपको ठेका लिया हुआ है। और एक्सपेंसेस कंट्रोल नहीं हो रहे हमारे। एक्सपेंसेस आप देख लें, इन्होंने 70-75 की इन्होंने रखी हुई है ये कैबिनेट, इन्होंने अपने शहबाज शरीफ साहब ने। पंजाब पे किसी की नजर नहीं पड़ रही। जरा जहन में रखे 4 महीने से, मतलब मुझे तो कल परसों पता चला, पहले नहीं था मुझे अपनी जहालत पे, आई एम सॉरी फॉर दैट। वो सेशन चल रहा है मुसलसल, पंजाब असेंबली का सेशन मुसलसल चल रहा है, मेंबरान आए ना वो चल रहा है। रीजन कि तरीके एतमाद को ना पेश कर दे वहां पे। और ये जहन में रखें कि इनके डेली के अलाउंसेज हैं एक एक मेंबर के, जो हज़ारों में है। यहाँ तो 5,000 रुपये था, आप शायद बढ़ा के इन्होंने ज़्यादा कर दे कौमी असम्बली के। सूबाई असम्बली के भी इसी तरीके के हैं। उनको बैठे हुए 4 महीने से वो तनख्वाहें भी ले रहे हैं। आपके 300-400 जो मेंबरान है पंजाब असम्बली का, तनख्वाह भी ले रहे हैं, वो अलाउंसेज भी ले रहे हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी ले रहे हैं, और इजलास भी चल रहा है वहाँ पर 4 महीने से। ये कभी होता है दुनिया में, सुना होगा आपने। ये हमारे मुल्क में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, ताकि तरीके एतमाद ना पेश हो सके। एक तरफ आपके पास डॉलर नहीं है, तनख्वाहों देने के पैसे नहीं है, एलसी खोलने के आपके पास डॉलर नहीं है, मार्केट में डॉलर आपको मिलने वो हो गए हैं। सऊदी अरेबिया, चाइना, उनसे आप भीख मांगे, वो भी हमारी शक्ल देख के दूर से कहते हैं भाई साहब माफ करो, जैसे हम कहते हैं किसी बैगर्स को करते हैं। और इनके लल्ले तल्ले देखें, अल्लाह के फजल से हमारे ये मतलब ट्रिप्स भी चल रहे हैं, हमारे दौरे भी चल रहे हैं, हमारे वजीर भी बाहर जा रहे हैं, वो फॉरेन हमारे उसमें कोई कमी नहीं आ रही। उस पर स्टेट बैंक को भी एतराज नहीं है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को नहीं है, फॉरेन ऑफिस को भी नहीं है, जो हमारे डेलीगेशन वगैरह बाहर जा रहे हैं। ये सारी इमरजेंसीज जो हैं, सारे काम जो हैं, ये आपके लिए इसमें आम आदमी के लिए रोक। अच्छा, आम आदमी को भी दाद दें, उनको कोई मसला नहीं है। पंजाब में पूछना चाहिए उनको, जैसे हम पूछ रहे हैं यहाँ पे 70 लोगों को आपने कैबिनेट बना लिया, उनकी तनख्वाहें पार्क्स प्रिविलेज दे रहे हैं, ये कहाँ से पैसे दे रहे हैं? हम लोग ही दे रहे हैं। आप लोगों ने 4 महीने से, मतलब आई एम शॉक्ड, 4 महीने से पंजाब असेंबली का सेशन चल रहा है और सारे के सारे मेंबरान जो हैं वो अलाउंसेस भी ले रहे हैं। डेली अलाउंसेस की बात कर रहा हूं मैं, डेली का उनको हजारों की तादाद में एक सिर्फ अपनी पावर को बचाने के लिए और इस चीज के लिए कि तरीके एतमाद ना यस, ये इमरान खान साहब इस मुल्क के सबसे बड़े हमदर्द हैं। उन्हीं के कहने पे जनाब ये 4 महीने से असेंबली का इजलास चल रहा है। ये सबसे बड़े जो नए आए थे कि हम इस मुल्क को ठीक कर देंगे, और इमरान खान ने तबाह बर्बाद कर दिया। उनकी कहानी ये 70-80 रोजाना की बुनियादों पर कोई स्पेशल सिस्टम लग रहा है। ये मसूफ जो खुद दौरे कर रहे हैं, दीगर कर रहे हैं, बाकी उनके खर्चे अल्ले तल्ले जो हैं वो कहीं पे नजर नहीं आ रहे, आपको रुकने का नाम नहीं ले रहे। कोई प्लान भी नहीं नजर आ रहा। या तो ये हो ना कि कोई आप कहें कि कोई 3 महीने बाद, 4 महीने बाद कोई प्लान, कोई रोड मैप हो। ना सिर्फ ये कि जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत उसके पास नहीं है, आई एम श्योर जो इस वक्त पीटीआई बात करिए कि हमने गवर्नमेंट में आने इलेक्शन जीतने, उनके पास भी कोई प्लान नहीं होने लगा। प्लान है तो सही है, आपने देख तो लिया, 4 महीने से असेंबली का इजलास चल रहा है, रोजाना की बुनियादों पर पेमेंट हो रही है। इधर इनके पास डॉलर नहीं है तनख्वाह देने के लिए, और उनसे वो कह रहे हैं कल हम आपको डाटा देंगे, बताएंगे जी कि हमारी तनख्वाहें जो हैं कहाँ हैं, किधर हैं, कैसे हैं। और वो कहते हैं यस देयर इज इशू। और मेरी कुछ फॉरेन एम्बेसीज में बात हुई है, मैंने कंफर्म करने के लिए, उन्होंने कहा जनाब हम तो यहाँ पे अगर रोल कर रहे हैं कि हमें तनख्वाहें नहीं मिल रही, यहाँ पे पैसे नहीं आ रहे हमारे पास। और फिर ऊपर से वो कहते हैं जो इनके नज़दीक इंपॉर्टेंट स्टेशन है उनको तनख्वाहें दी हैं, हमें तनख्वाहें नहीं दे रहे। सो इट्स ए बिग क्राइसिस। 24 साल बाद, 24 साल पहले नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, चलो उस वक्त एक बड़ी रीजन थी कि एटॉमिक हमने किए थे, समझ में आने वाली बात है, दुनिया हमारे खिलाफ हो गई थी, इकोनॉमिक सैंक्शंस लग गए थे, उस वक्त भी सऊदीज ने कोई मदद की थी बहुत सारी हमारी। अब 24 साल बाद फिर आपकी हालत वही हो कि तनख्वाहों के पैसे नहीं आपको। चलो लोकली तौर पर आप तो नोट छाप लेते हैं, स्टेट बैंक को कहेंगे चल मशीन को चालू कर भाई, चली जाओ, अब छाप के दे दें। व्हाट अबाउट द डॉलर्स कहाँ से आएंगे? मतलब मुझे एक तरह की शर्मिंदगी होती है कि जब सऊदीज हमारी शक्ल देखते होंगे, चाइनीज देखते होंगे, फिर कहते होंगे आ गए जनाब, आ गए मांगने के लिए, और आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है।
और तमाशा लगवा है इस मुल्क में पिछले कोई कुछ साल 1.5 साल से। फिर चल हम तो उस वक्त भी कहते थे आप इस शो को आपको पता होस्ट करती रही, मैं तो सबसे ज्यादा सख्त इमरान खान साहब को चलने दें, मैनेज करते। जी बिल्कुल। अभी 16 अरब डॉलर आपको चाहिए अदायगियां करनी है, आपके पास तनख्वाहों के पैसे नहीं है, डॉलरों के पैसे नहीं है, कुछ आपका स्टाफ है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल ही होंगे ना, उनके पैसे नहीं है, तो 16 अरब डॉलर कहां से लाएंगे? और इन लोगों को टक्के की परवाह नहीं है किसी को, अपनी गेमें खेल रहे हैं, बहर जदादें पड़ी हैं, पैसा पड़ा है, औलादें पड़ी हैं, इनको क्या फिक्र होने? बात तो ये क्लास साहब के प्रायोरिटीज बिल्कुल डिफरेंट है और मुल्क कहीं जा रहा है और जो पावर पॉलिटिक्स है वो कहीं जा रही है, पावर की जो जंग है। बात काटने का आपका दिल नहीं कर रहा क्योंकि जिस तरह की आप बात कर रहे हैं पिछले बहुत दिनों से हम सियासी मामलात और फलाने चीफ की तैनाती और ये और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जो एक्चुअल कोर इश्यूज हैं जो इस वक्त डिस्कस होने चाहिए, उसके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं। फिर मीडिया को ब्लेम भी किया जाता है कि मीडिया इसके ऊपर बात नहीं करता। बहरहाल ब्रेक का वक्त हो रहा है, सियासी मामलात के ऊपर भी डिस्कशन करनी है। ब्रेक के बाद मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनके साथ भी डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद मालिक, सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार है। अस्सलाम वालेकुम मालिक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा मालिक साहब, ये कहा जा रहा है कि अगले 48 घंटे जो हैं वो सियासी तौर पे बहुत अहम है पाकिस्तान की सियासत के लिए। दोनों साइड से बड़े बड़े दावे सामने आ रहे हैं और पीटीआई कह रही है जी कि असम्बली तोड़ देंगे, इसका दावा करिए, जो कि पीडीएम कह रही है कि पंजाब असम्बली को हम बचा लेंगे। और उनकी तरफ से भी दावे इस किस्म के सामने आ रहे हैं। इम्कानात क्या लग रहे हैं? देखिए, मुझे तो नहीं समझ आता कैसे बचाएंगे। फ्राइडे सैटरडे की क्रिटिकल मीटिंग्स हैं पीटीआई की। आई थिंक ये तो परफेक्ट फिजा बन गई है खान साहब के लिए कि इसको तोड़ें, और वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि पंजाब को जीत जाएंगे। और अगर जीत जाते हैं तो देखें फिर जनरल इलेक्शन टाइम पे भी होंगे तो वो पंजाब में गवर्नमेंट लेके बैठे होंगे, टोटल उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होगी, तो उससे बेहतर तो उनके लिए सिचुएशन हो ही नहीं सकती। आई डोंट थिंक कि पीटीआई अब बैक ऑफ करेगी असेंबली तोड़ने के फैसले से, क्योंकि ये उनका आखिरी ट्रम्प कार्ड था और उनके लिए परफेक्ट टाइमिंग हो गई है। खुशकिस्मत आदमी है खान साहब, जब बहुत अनपॉपुलर थे सेंटर में तो गवर्नमेंट गिर गई, उनकी पॉपुलैरिटी रिवाइव हो गई, सारी उन्होंने जो कैंपेन चलाई। अब जब वो इंतजार कर रहे थे कि मिलिट्री में क्या चेंज होती है, और आई थिंक अगर बाजवा साहब रहते तो गेम और होनी थी। अब एक नए आर्मी चीफ आए हैं और अगर से उनके बारे में सबको ये था कि जी इनकी हिस्ट्री है खान साहब के साथ, तो शायद ये होगा वो होगा। आई डोंट थिंक कि अभी फॉर द टाइम बीइंग किसी किस्म का प्रेशर किसी साइड पे भी डालेगी इंस्टीट्यूशन। सो आई थिंक इनके लिए इस वक्त अगर कोई आप कहें कि अगर बेट्स प्लेस हो रही होती तो मैं किस पे बेट करता, तो मैं तो खान साहब की पॉलिटिक्स पे बेट करता। आई थिंक चीजें बहुत ज्यादा उनके हक में जा रही हैं। अच्छा मालिक साहब, आपने भी कहा कि बाजवा साहब होते तो गेम और होनी थी, तो क्या और होनी थी? क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? उनका रोज ही देखें, उनके पास वो वाहिद आदमी थे, उन पे दो बैगेज और किस्म के थे। ये लोग कहते थे कि जी इन्होंने 2018 का इलेक्शन चुराया, वो कहते थे हमारी गवर्नमेंट चुराई। उनके बैलेंसिंग एक्ट के अंदर कोई प्रेशर भी डालना था, उन्होंने दोनों साइड को अपना एग्जिट बेहतर बनाने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, तो उन्होंने ज्यादा एक्टिवली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना था। नए आदमी की इनके पास लग्जरी है, इनका कोई पॉलिटिकल बैगेज नहीं है। और इस वक्त डिस्पाइट नहीं मालिक, उनके पॉलिटिकल एक्टिव होने का जनरल बाजवा साहब को फायदा किसको होना था? इमरान खान को होना था या हुकूमत को होना था? मेरा ख्याल है कि उसका फायदा इमरान खान से ज्यादा रूलिंग कोalition को होना था। अच्छा, जो बात आपको समझ आ रही है साहब, जरा आपको बड़ा लॉन्ग एक्सपीरियंस है, रीडिंग है आपकी, ठीक हो सकती है, तो ये बात इमरान खान साहब को समझ क्यों नहीं आ रही, जो कहते मेरे पास 22 और 26 साल का सियासी तजर्बा था और वो कह रहे थे जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन देकर इलेक्शन करवाएं। खान साहब तो उनके एक्सटेंशन के हक में थे, आप कहते कंटिन्यू करते प्रॉब्लम होता। रऊफ, वो उनको एक्सटेंशन नहीं दे रहे थे, उनको एक्सटेंशन प्योरली इसलिए था कि अगर उनको एक्सटेंशन मिल जाती तो जनरल आसिम मुनीर रिटायर हो जाते। वो सिर्फ उनकी एलिवेशन रोकने के लिए उनकी नहीं, फिर तो इलेक्शन के बाद ही जाते ना मालिक भाई, वो तो फिर इलेक्शन के बाद ही नया चीफ जाता। खान साहब की तो थी कि इलेक्शन करवाएं फिर जाएंगे, फिर नया चीफ आएगा, तो वो तो चाहते थे कि बाजवा साहब कंटिन्यू करें। देखें, उन्होंने कहा जी इलेक्शन तक आप एक्सटेंशन की बात करें, उन्होंने तो 27 नवंबर गुजारनी थी ना, ये हुब्बे अली नहीं था, दोस्त मुआविया था, तो इसलिए उनका तो जो बाजवा साहब के लिए एक्सटेंशन की बात थी वो बाजवा साहब के लिए नहीं थी, वो प्योरली इनकी रिटायरमेंट इंश्योर करने की थी ना। फिर लक्की तो ना हो ना, जो आप कह रहे थे कि खान साहब बड़े लक्की हर दफा लगते हैं, इस दफा लक्की तो नहीं निकले, फिर खान साहब अपना चीफ से नहीं लगवा सके। उनको उनका जो आखिरी तुरफ का पता था वो अब ऐसे टाइम पे आ गया है
कि जब इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन जो है एस्टेब्लिशमेंट अभी किसी की साइड पर नहीं स्टेप इन करेगी। उन्होंने कहा अभी देखें ये अपना जो गंद है पॉलिटिशियन साफ करें, अभी उन्होंने अपनी इंस्टीट्यूशनल चीजें ठीक करनी है, अपॉइंटमेंट्स करनी है, सब कुछ करना है, तो 2-2.5 महीने का मार्जिन बड़ा मार्जिन होता है। आप ये कह रहे हैं नए चीफ के आते ही जो पॉलिटिकली तौर पर न्यूट्रलिटी आर्मी ने आके मेंटेन करने की वो कोशिश कर रहे हैं, उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी इमरान खान और सबसे बड़ा नुकसान जो है वो जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को हो रहा है, क्योंकि पंजाब में अपना क्राउड ही नहीं यूज कर रहे। आई थिंक इसका इनडायरेक्ट फायदा बहुत ज्यादा खान साहब को हुआ है। मेरा भी ये ख्याल है सर। अच्छा सर ये बताएं, ये भी खुशकिस्मती मुमकिन है कि इलेक्शन होते हैं पंजाब में, पॉसिबिलिटी है, सारे कह रहे हैं खान साहब ज़िमनी इलेक्शन जीत गए थे, उसमें सीटें निकाल गए थे, अगर इनके पास 200 सीटें आ जाती हैं वहाँ पे पंजाब में, पंजाब असम्बली की, तो कितने चांसेस हैं कि उस्मान बुज़दार साहब दोबारा वज़ीर आला लग जाएंगे और तख्त लाहौर पर बैठेंगे? सर ये आप सवाल पूछ रहे हैं कि आप तंज कर रहे हैं? तो सर जी मैं तो आपको बता रहा हूँ ना कि आपको मैं उस्मान बुज़दार साहब के तख्त लाहौर पर बैठने के कितने चांसेस है मालिक भाई, आप बताएं। बहुत ज्यादा बड़ी आप एक चीज देखें, वैसे कमाल अक्लमंदी की पॉलिटिक्स हो रही है सर। आप ये देखिए कि उस्मान बुज़दार साहब आपको किसी जलसे में नजर नहीं आते, किसी धरने में नजर नहीं आते, कहीं नजर नहीं आते पब्लिक प्लेस, ताकि जो रिमाइंडर है उनकी गवर्नेंस का वो ना आए, लोगों को भूल जाए लोग। लेकिन जो क्रिटिकल कुछ मीटिंग्स होती हैं उसमें खान साहब जरूर बुला लेते हैं उस्मान बुज़दार को, ताकि उनके पार्टी वाले ना उनको भूल जाएं। और उनको, मुझे तो यकीन है, फ्रैंकली मुझे यकीन है कि अगर इनकी गवर्नमेंट ये जीते हैं इलेक्शन तो उस्मान बुज़दार दोबारा वज़ीर आला होंगे। तो आप तख्त लाहौर पे उनको कबूल करने को मालिक साहब आप तैयार हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बाकियों से नहीं पूछा, क्योंकि आपने सबसे ज्यादा उनको अपोज किया हुआ है। जी सर, तख्त लाहौर पे बड़े बड़े जुल्म हुए, एक और से नहीं, आपने भी तो साउथ में बड़े जुल्म किए, तो हम तो बदला लेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे आपके साथ। ले चुके हैं बदला, 3.5 साल ले लिया। ना अभी मतलब नहीं सर, ये 1818 से लेकर मुल्तान फतह के बाद आप उनको 3.5 सालों में आप बराबर कर देंगे कि तो फिर उसका है तरीका, फिर अगली बारी बुज़दार साहब को वज़ीर आज़म भी बना दें। अच्छा दूसरी तरफ पे आते हैं सर, अगर ये बात है जिसका ये रात मेरी उन फवाद चौधरी साहब से भी बात हुई, ये सवाल मैंने उनसे भी किया, तो उन्होंने आप वाला एग्जैक्ट जवाब दिया। उन्होंने खैर एक बड़ा अच्छा सवाल का जवाब, उन्होंने जी अगर बुज़दार साहब वाला सवाल मेरे पे स्केल से ऊपर का है, वो टाल गए, आप भी वही बात कर रहे हैं, तो ये चौधरी परवेज अली साहब के हाथ फिर क्या लगेगा? क्योंकि सब कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार इज अ डार्लिंग और वो वहां पे उस पे बैठ के दोबारा आएगा, मतलब 99% लोगों का ख्याल है खान साहब को लगाएंगे। ऑप्शंस क्या है ख्यासा साहब, उनके पास क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन वही है कि दोबारा जरदारी के साथ साथ बैठ जाएं और कर लें, लेकिन मेरा ख्याल है कि जितना इन्फ्लुएंस बोनस का उनपे है, शायद अब वो उनके लिए रास्ते अब उतने खुले नहीं हुए। अब डिपेंड करता है कि जरदारी साहब और ये क्या ऑफर करते हैं। देखें पॉलिटिक्स में कुछ भी मुमकिन है, लेकिन अब वो बंद गए हैं खान साहब के साथ, अनलेस ये इतनी बड़ी गारंटीज करें और वो करें, और लेकिन उनकी उन गारंटीज को उसका जामिन कौन होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। पहले तो हमें पता है हमेशा पिंडी जामिन होता था। अच्छा मालिक साहब आपका क्या ख्याल है, अगर ये इलेक्शन अभी ये मार्च में अप्रैल में होते हैं और ये कौमी असम्बली का भी, मेरा तो ये ख्याल है कि कौमी असम्बली भी तोड़ देनी चाहिए, जन इलेक्शन पे जाएं, अगर वो पंजाब असम्बली तोड़ते हैं, इसमें शायद कुछ इनकी बच्चा तो है थोड़ी मोड़ी, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे या उनके बगैर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा इनको मार्च में? मेरा तो नहीं, अभी मुझे फौरन तो नजर नहीं आते हुए क्वाइट फ्रैंकली, और मेरा ख्याल है कि वो अगर आएंगे तो शायद उनके ना आने से फर्क तो बहुत पड़ता है, लेकिन मुझे पंजाब के इलेक्शन में आते नजर नहीं आते। वो तभी नजर आते हैं कि अगर हुकूमत ये फैसला कर ले कि हम जनरल इलेक्शन भी करवाएंगे साथ ही, फिर तो वो आएंगे। मुझे खाली पंजाब के इलेक्शन में आते नजर नहीं आते। अच्छा मालिक साहब, कपल ऑफ क्वेश्चंस। एक आपने जो बात की कि आपने तो एक साइड की बात की कि इस वक्त आपको लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल आपको नहीं नजर आती अपना कोई रोल प्ले करते हुए, तो जो इमरान खान साहब का बयानिया है जिसने बड़ी चार्ज अप कर दिया लोगों को, वो ज्यादातर एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट ही होता है। पाकिस्तान में हमने देखा है एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया जो है वो बहुत पॉपुलर हो जाता है। अभी वो ये बयानिया रखेंगे FIR के मामले पर, उन्होंने अफसरान के नाम ले लिए, अब वो वुड ही कंटिन्यू विद दिस, और अगर वो नहीं करते तो वो इलेक्शन किस बेसिस के ऊपर जीतेंगे, क्या बयानिया लेके जाएंगे? इलेक्शन तो उन्होंने जीतना है, महंगाई पे, ये तमाम जो पॉलिटिकल हालात हैं, जो इकोनॉमिक हालात हैं, पंजाब का इलेक्शन आपका इकोनॉमी और इन तमाम चीजों पर लड़ा जाएगा, उसके अंदर उनको एस्टैब्लिशमेंट के बयानी की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताइए कि जैसे पंजाब में जो सिचुएशन बनी हुई है, दोनों तरफ से कहा जा रहा है, और परवेज इलाही साहब की जो एश्योरेंसेस की बात है कुछ समझ में नहीं आ रही, मुतनाज़ात खबरें आज उनकी मीटिंग हुई है सामने आई हैं। केपी में तो इस तरह के कोई मामलात भी नहीं है, तो केपी की असेंबली क्यों नहीं तोड़ देते?
नहीं, ये फिर इकट्ठी तोड़ेंगे ना, एक एक तो नहीं करेंगे, अब तोड़ेंगे तो 2 इकट्ठी तोड़ेंगे। एंड हाउ सून यू थिंक कि ये हो जाएगा? मुझे तो जी आई बी वेरी सरप्राइज कब अगर ना हुआ, बिकॉज आई थिंक ये खान साहब के फायदे की चीज है, ये बहुत बड़ा ऐसे एडवांटेज उनके पास है और ये उनको एक कमांडिंग पोजीशन में ले आएगा इलेक्शन, नेशनल असेंबली के इलेक्शन के लिए। अच्छा मालिक साहब, आप किसको जीतता देख रहे हैं पंजाब में अगर इलेक्शंस होते हैं? आपकी क्या रीडिंग है कि इसमें वाइप आउट करेंगे, वाइट वॉश होगा या कोई उसमें बच्चे? नहीं, वाइट वॉश नहीं होगा, लेकिन जीत मुझे इमरान खान की नजर आती है वो, लेकिन वो मुझे कोई वाइप और 2/3 फ्रैंकली नहीं नजर आता, लेकिन आई सी हिम विनिंग। इससे जो फिजा बनी हुई है रऊफ अभी, अब लेकिन अभी ये देखें ना, अभी एक ही साइड इलेक्शन की मैदान में निकली हुई है, ये अनफेयर असेसमेंट होगी। अगर यहाँ इलेक्शन जब अनाउंस होंगे फिर हमें पता लगेगा, जब उधर के हमें कैंडिडेट्स भी देखेंगे, हल्कों में क्या कैंडिडेट्स हैं, उनकी भी पॉलिटिकल मुहिम शुरू होगी, तब सही मिजाज का पता लगेगा। लेकिन जब अकेला आदमी मैदान में भाग रहा हो तो आपको बहुत तेज लगता है कि बहुत तेज भाग रहा है, क्योंकि वो अकेला हो रहा होता है। अभी दूसरी साइड में तो कोई नहीं कर रहा ना। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मालिक साहब, आएगी तब पता लगेगा। लास्ट क्वेश्चन, मुझे पता है आप किसी उस डिनर पे थे और जबरदस्ती हमने गन पॉइंट पे आपको वहां से उठाया, आई एम सॉरी फॉर दैट। लास्ट क्वेश्चन सर, आपने बड़ी मेहरबानी की। आप आज अगर इनको एडवाइस कर रहे होते, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, बड़ा करीब से आपने इनको देखा भी हुआ है, आप क्या एडवाइस करते इन हालात में? सर मैं तो इनको पहले से ही एडवाइस ये करता कि जब बड़ी इन्होंने तोप चला भी दी थी, कोई बिल शिल चेंज भी कर लिए थे, तो इनको तो इलेक्शन पे चले जाना चाहिए था। अब इनके पास चॉइस नहीं है रऊफ, अब ये इलेक्शन में जाते हैं तो फॉर श्योर हारते हैं। 8-9 महीने के बाद जाते हैं तब भी हार ज्यादा, अभी मैदान चीजें इनके खिलाफ ही हैं, लेकिन कोई बेहतरी कुछ हो सकता है। इस वक्त श्योर शॉर्ट डिफीट है। आई थिंक इस वक्त की स्ट्रैटेजी ठीक है, क्या बड़े रहो, लड़ते रहो, लटकाओ, जितनी देर लटक सकता है लटकाओ, और अगले अगस्त तक खींचो चीजें, तब देखेंगे कि क्या होगा। आज तो रिपोर्ट कार्ड सारा उनके खिलाफ है, आज तो उनकी लॉजिक बनती नहीं है, उनको तो हर कीमत पर इलेक्शन अवॉइड ही करना चाहिए। तो आपको मतलब है अभी से एडवांस हम मुबारकबाद दे दें उस्मान बुज़दार साहब के तख्त लाहौर पर आने की, आपको दे दें अभी से? सर अगर ये आपने एक आपके लिए वक्त निकालें, खाने की मेज छोड़े, फिर आप हमारी भूख मारें, तो ये ज्यादती नहीं है? बहुत शुक्रिया मालिक साहब, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। अच्छा क्लासेस साहब, ये चीज़ में मालिक साहब के पास टाइम कम था तो उनसे कुछ बातें रह गई होने वाली। जरदारी साहब इतने कॉन्फिडेंट हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं ऐसे मामलात पे, एंड आई एडमायर हिज द वे ही डज पॉलिटिक्स। ना वो पैनिक होते हैं, ना वो हाइपर होते हैं, और उनको ये भी पता होता है कि मैंने एंड में जीत जाना है। अभी भी वो बड़ा कॉन्फिडेंटली दावे करें। चलो पंजाब की तो समझ आती है कि वो कहते हैं खाली परवेज इलाही ऑप्शन नहीं है, और भी ऑप्शन हमारे जहन में हैं। केपी के बारे में वो कहते हैं भटके हुए दोस्त है, कोई उनको हम लाने की कोशिश करें। व्हाट इज गोइंग ऑन? केपी में क्या चल रहा है? एक चीज़ है, हमारे सराइकी में ना एक मुहावरा है, और भी ज़बानों में अपने अपने स्टाइल से होगा, कि जो दरिया के पार जाके आपको वहाँ से कोई गालियाँ दे या मुंह पे मुकर जाए ना, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो सम टाइम ये बात जो है ना, ये इन पे भी फिट आती होती है कि ये मुकरने वाली बात है। इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में जो है वो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब हैं, क्योंकि आर्मी उस वक्त न्यूट्रल हो गई जब इनको उनकी सपोर्ट चाहिए थी। ये जहन में रखिएगा, ये आर्मी जो हुई है कि अब आपको ना ISI की अब आपको सपोर्ट मिलेगी, ना अब आपको GHQ से मिलेगी। ये परवेज इलाही साहब 3-4 दिन क्यों वेट करते रहे, इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही, समझाएंगे करेंगे, आज कहते हैं नहीं, अब जैसे खान साहब कहेंगे मैं वैसे को रीचन, वो वेट कर रहे होंगे कि कहीं से कोई मैसेजिंग आती है मुझे, कोई GHQ से कोई आती है मैसेजिंग कि मैंने क्या करना है, क्या कोई ISI से मुझे कोई वहाँ से कोई आके मैसेज डिलीवर किया जाता है कि चौधरी साहब आपने किस साइड पे जाना है। सो 2-4 दिन उन्होंने वेट किया है, और फिर उन्होंने कोई अपने कोई दरमियान बंदे से पूछा भी होगा, तो उन्होंने कहा भाई साहब नए चीफ आ गए, उनको अपने बहुत सारे मसले हैं, अपने उन्होंने हाउस इन ऑर्डर करना है, ट्रांसफर पोस्टिंग चीज़ें करनी, आप मेहरबानी फरमाएं, इट्स अप टू यू, जो भी करें। जब अप टू पे बात हुई तो उन्हें यह महसूस हो गया कि जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब जो है ना, इनकी गेम पंजाब में नहीं बदलने वाले, इनको बंदे किसी ने लेकर नहीं देने। क्योंकि पहले तो ये चीज़ें होती थी ना, ये लड़ाई किस चीज़ पे हो रही थी? नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब क्या लड़ाई थी? नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि जनाब हमारे साथ आप खड़े रहें, इमरान खान साहब कहते थे मेरे हक में इंटरवेंशन करें, मुझे आगे मेरी हुकूमत बचाएं, वो कहते थे हमारी हुकूमत बचाएं। दोनों को सपोर्ट चाहिए थी कि ISI और GHQ आपको सपोर्ट करें, वो उनसे न्यूट्रल हो गए। उस वक्त न्यूट्रल हुए हैं जब उनको, मैं कह रहा हूँ, इमरान खान साहब के हक में जा रही न्यूट्रलिटी, ये उनको सूट करती है और वो बड़े उसको मैनेज कर सकते हैं। सो इनके पास कोई पता नहीं है। और अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब इसलिए भी पंजाब पे बढ़ के जरा कम मारा करें, वो ठीक अपने आप को बहुत बड़ा वो मतलब पॉलिटिकल वो गॉड फादर समझते हैं उस स्टाइल से,
एक्ट भी करते होंगे, लेकिन पंजाब में उनकी कोई प्रेजेंस नहीं है। अगर कोई बड़ा कोई मार नहीं है तो नवाज लीग मारे को समझ में भी आती है कि उनके बंदे हैं बहुत सारे। आपको तो मेरा ख्याल है उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, 10 से भी कम है आपके एमपीज हैं, नीदर है नॉट देयर। ऐसे केपी में तो आपकी बिल्कुल प्रेजेंस नहीं है। हाँ, केपी में एक और हो सकती है, कोई रिस्क नहीं लेगा वहां पे इस वक्त तो डिच करने का इमरान खान साहब को। हालांकि पहले वहां से बहुत सारी केपी में बहुत से लोगों ने पैसे भी लिए, वहां से आवाजें भी थी, रिवोल्ट भी हुए, इनके मिनिस्टर्स भी किए, सैक भी किया। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो वहां पे रहा है, केपी में रहा है आपको स्टार्ट। फिर अच्छा पंजाब में भी प्रॉब्लम हुए आपको, आपके लोग 20 लोग आपको डिच कर गए थे। सो वहां पे ये केपी के लोगों को सूट नहीं कर, इस वक्त नहीं सूट करता। हाँ, 2-2.5 साल बाकी रहते होते ना अगर, फिर केपी में कोई ग्रुप बन सकता था, कोई पंजाब असेंबली में ग्रुप बन सकता था, कोई परवेज अली साहब स्टैंड ले सकते थे। अब आपने 6 महीने को, मसलन ये अप्रैल में मई में हुकूमतें बनेंगी अगर ये इलेक्शन होते हैं, अगर अभी भी तोड़ते हैं उसमें मिला के, तो ये इलेक्शन आपके मार्च में होने चाहिए। मार्च का इलेक्शन करते कराते अप्रैल में आपका वजीर आला बनेगा। अप्रैल में भी आपके वजीर आला बने ही है तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, उसके बाद हुकूमत आपके अगस्त में खत्म हो जाएगी। तो जनाब आप क्यों ये 4 महीने के लिए रिस्क लेंगे कि आप असेंबली ना टूटने दें और इमरान खान साहब के खिलाफ जाएं, रिवोल्ट करें, फिर डिच करें, रेफरेंसेस फाइल हों, टिकटें ना मिलें आपको। इस वक्त वो कहते हैं इमरान खान साहब वो किसी खंबे को भी दे दें वो जीत जाएगा। सो मेरा नहीं ख्याल कि कोई रिवोल्ट होगी, कोई इवन केपी में होगी। जरदारी साहब हवा में ये मेरा ख्याल है। पॉलिटिक्स में मतलब पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। और दूसरा, इस वक्त आपने ना अपने आप को ओवर, ये कोई पॉलिटिशियन थोड़ा मानेगा कि हाँ मेरे पीछे लोग नहीं है, मैं अनपॉपुलर हूं या मेरे कहना कोई नहीं मानता या मेरे पास बंदे नहीं है तो लोग भाग जाएंगे। आपने अपने आप को माचो और अपने आप को ग्लैडिएटर मैवरिक इमेज बिल्डिंग है जी, मैं कर लूंगा जी, ठीक है, मैं सब कुछ कर लूंगा। हाँ। तो लोग इसलिए फिर अच्छा यार ये कह रहे थे, मतलब आप उनके चक्कर में आ गई हैं जी। आपने कहा जरदारी साहब मैं बड़ी हैरान, मैंने कहा ये चक्करबाजी, सुकून से ये बात करते हैं और फिर केपी में करेंगे क्या? ये चक्करबाजी, ये सियासत इसी चक्करबाजी का नाम है जो आपको समझ अभी आ गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया क्लास साहब। इस बात पे हम बात कंटिन्यू करते, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह।